रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब, रुकन असम्बली MLA, वो बिहार प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर इंजीनियर आफ्ताब आलम साहब, जो बिहार प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी हैं, मोहतरम जनाब आदिल साहब, जो यूथ मजलिस के बिहार के सदर हैं, हमारी बहन मोहतरमा प्रियंका साहिबा, जो काराकाट से MIM पार्टी के उम्मीदवार हैं, हमारे भाई मोहतरम जनाब ददन पहलवान साहब, जो साबिक़ा मंत्री भी हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बक्सर के कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं। हैदराबाद से तशरीफ़ लाए जनाब माजिद हुसैन साहब, जो MLA हैं। मेरे मजलिस पार्टी के तमाम रुफ़क़ा, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन कराम, इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मैं आपके सामने इस बात की गुजारिश करने के लिए खड़ा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हमारी बहन मोहतरमा प्रियंका साहिबा को, जो ज़िला अध्यक्ष भी हैं, वो काराकाट से MIM पार्टी के उम्मीदवार हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी कामयाबी ये सिर्फ पतंग छाप की कामयाबी नहीं होगी, बल्कि ये सही मानों में सामाजिक न्याय की और सेकुलरिज्म की कामयाबी होगी। आप जानते हैं कि हर सियासी पार्टी ने महादलित का नाम लेकर आवाम को धोखा दिया, समाजवाद के नाम पर मुसलमानों को धोखा दिया, कभी हिंदू एकता और सामाजिक न्याय की बातें करने वाले ये तमाम सियासी पार्टियों ने सिर्फ आपका वोट हासिल किया। और आज जब यहाँ से हमारी बहन इलेक्शन लड़ रही है, तो हम पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हम वोट काटने के लिए आ रहे हैं। मेरा उनसे एक ही सवाल है कि आपने क्या किया काराकाट के इस पार्लियामेंट क्षेत्र के लिए। और आप जानते हैं कि जितने हमारी बहन के खिलाफ कैंडिडेट हैं, उनका एक का भी ताल्लुक़ काराकाट से नहीं है। बाहर से आकर मुकाबला कर रहे हैं और इल्ज़ाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर लगा रहे हैं। आप लोग इस बात से जानते हैं कि नबी नगर में एक पार्किंग के मसले के ऊपर 4 मुसलमान नौजवानों को मारा पीटा गया। यहाँ पर सोन नदी है और कोई बराबर ब्रिज नहीं है। अभी हमारे भाई बता रहे थे कि पाली का ब्रिज टूट गया। जितने इस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में ब्रिज है, वो नीतीश कुमार की तरह है कि कब गिर जाए पता नहीं चलता। फिर इस काराकाट में कालीन की, यहाँ पर कालीन बनाते थे, आज वो काम ख़त्म होकर रह गया। अब राजद के और BJP के लोग कह रहे हैं कि काराकाट के नौजवानों, तुम कालीन बिछाओ, यादव जी के लिए, मोदी जी के लिए और नीतीश जी के लिए। यहाँ पर यह कारोबार ख़त्म होकर रह गया। फैक्ट्री थी देहरी विधानसभा में, सिर्फ कागज़ पर फैक्ट्री है, मगर ज़मीन पर कुछ नहीं आता। इंद्रापुरी डैम है, यहाँ से पानी सप्लाई होता है पूरे प्रदेश को,
मगर काराकाट की आवाम को पानी नहीं मिलता। आपका फोन उठा लीजिए। यहाँ पर बंसारा गांव है, जनता को पानी नहीं मिलता। गांव में मंडी नहीं है, कोई विकास का काम नहीं हुआ। हाँ, बालू माफिया का विकास हुआ, मगर यहाँ की गरीब जनता का कोई विकास नहीं किया। कोविड के ज़माने में कई यहाँ के युवा दूर दूर से पैदल चलकर काराकाट को वापिस आए। ट्रेन बसेस नहीं थी, और जब कोविड की दूसरी वेव हुई, अस्पताल नहीं था। ऐसे वक्त पर हमारी बहन प्रियंका ने अपने घर को अस्पताल में तब्दील किया। आप बताइए, आज जो हमारी बहन के खिलाफ जितने कैंडिडेट हैं, क्या वो आपको कोविड के दौरान नज़र आए? नज़र नहीं आए। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि 1 तारीख के दिन आप काराकाट से हमारी बहन प्रियंका को, जो मल्ला समाज से उनका ताल्लुक़ है, उनको कामयाब करिए। यही सामाजिक न्याय की कामयाबी होगी। और ददन पहलवान साहब जो बक्सर से MIM पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनको भी कामयाब करिए। आपको हम यही बताना चाहते हैं कि दालमिया की फैक्ट्री बंद है, सिंचाई का कोई काम नहीं है, ट्रेन के कोई कनेक्टिविटी नहीं है, महिलाओं के लिए कॉलेज नहीं है, रोड नहीं है। अगर आप एक अच्छा फैसला लेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला यहाँ से जब हमारी बहन कामयाब होकर जाएगी, आपके बहुत से मसाइल का हल निकलेगा, विकास होगा। बल्कि मैं आपको खुशखबरी सुना रहा हूँ कि आज शिवहर में, उस कॉन्स्टिट्यूंसी शिवहर है ना, जहाँ पर हमारे उम्मीदवार राणा रंजीत सिंह हैं, अभी हमको फ़ोन पर इत्तला दी गई कि आज मतदान हुआ वहाँ पर, और वहाँ की जनता ने यह फैसला लिया कि अब के बार राणा रंजीत को अपना MP मुंतखब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। किशनगंज की आवाम ने मुत्तहदा तौर पर एक होकर अख्तरुल ईमान साहब को कामयाब करने का फैसला कर लिया। और इंशाअल्लाह ताला जब 4 तारीख को नतीजा आएंगे तो आप देखेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ पार्लियामेंट में ददन पहलवान भी जाएंगे, राणा रंजीत भी जाएगा, हमारी बहन प्रियंका भी जाएंगी, और इंशाअल्लाह ताला औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब भी हमारे साथ जाएंगे। किशनगंज में 26 अप्रैल को मतदान का दिन था, तो इतनी तकलीफ लालू यादव को हो गई कि मतदान के दिन लालू यादव को मालूम हो गया कि अब पूरे किशनगंज में पतंग छाप पर वोट लगने वाला है। तो बेहिसी के आलम में, परेशानी के आलम में लालू ने मतदान के दिन एक वीडियो बनाया, और वीडियो में लालू यादव ने कहा कि ओवैसी को वोट मत दो, ये वोट काटेगा, तुम किसी और जावेद को वोट, अपना वोट दे दो। लालू जी, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आपने बरसों MY का नाम लेकर सबकी आंखों में धूल झोंका। लालू जी, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आपने MY का नाम लेकर आपने सत्ता तो हासिल कर लिया, आप बरसों मुख्यमंत्री बने, फिर आपने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद आपने अपने दोनों बेटों को विधायक बनाया, अपनी बेटी को आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, फिर आपने अपने एक दामाद को जो उत्तर प्रदेश के हैं उनको आपने सांसद बनाया। लालू जी, आपका दिल कब भरेगा बताइए। यानी आप मुख्यमंत्री बरसों, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बरसों तक रही,
अब आपके दोनों बेटे विधायक बने, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, अपनी बेटी को आपने राज्यसभा भिजा दिया। मगर लालू जी को एक बात बड़ी तकलीफ देती है कि उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान अब राजद की लीडरशिप को कबूल करने तैयार नहीं है। वो ये तय कर चुका है कि लालू यादव और उनका परिवार ने MY के नाम पर एक समीकरण सिर्फ जबानी तौर पर लालू ने बनाया और सिर्फ मुसलमानों के वोट को हासिल किया और उसके बाद सिर्फ सत्ता उनके बेटों को या उनकी बेटी को दे दिया गया। अभी भी वही ड्रामा हो रहा है। मगर जब से MIM पार्टी आई है, इनके दिमाग अपनी जगह पर आ चुके हैं। इसीलिए आज आप देखते हैं कि कल तक तेजस्वी यादव के मंच पर कोई मुसलमान नजर नहीं आता था, मगर जब से मजलिस पार्टी को आपने अपना माना और मजलिस पार्टी को आपने अपनी जमात को समझा, तब से तेजस्वी यादव को बड़ी मजबूरी के साथ एक दो मुसलमानों को अपने मंच पर बिठाते हैं, पीछे बिठाते हैं, सामने बिठाते नहीं हैं। मगर इंशाअल्लाह ताला इस पार्लियामेंट के चुनाव के बाद इनको पता चल जाएगा। मेरी इज्जतदार माँ और बहनों से मैं अपील करना चाह रहा हूँ कि यकीनन हमारी भी कोशिश यही है कि तीसरी मर्तबा देश का वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने, और इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अब आप बताइए, अख्तरुल ईमान जब अपना इलेक्शन किशनगंज का लड़ रहे थे, जहां पर राजद का उम्मीदवार नहीं था, तो आखिर क्या परेशानी हो गई लालू को कि उन्होंने मतदान के दिन वीडियो बनाया और ये कह दिया कि ओवैसी वोट काटने आया है। ये एक बात सामने आ गई कि लालू नफरत करते हैं, राजद नफरत करती है, तेजस्वी नफरत करता है। वो नहीं चाहते कि अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की एक सियासी लीडरशिप पैदा हो जाए। मैं आपसे ये अपील करने आया हूं मेरे भाइयों बहनों, गयूर नौजवानों, याद रखो, तुम सिर्फ वोट डालने वाले बनोगे तो फिर हमको गुलामी करना पड़ेगा। अगर आप वोट लेने वाले बनेंगे तो आप इंशाअल्लाह ताला अपनी लीडरशिप को बनाएंगे। लोग आपके पास आकर अपनी तकलीफ को बयान करेंगे, आपके पास लोग आकर आपसे कहेंगे कि हमसे इंसाफ करो। आपने बरसों साथ दिया, कभी कांग्रेस का तो कभी राजद का तो फिर कभी नीतीश कुमार का। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मुतबादिल और एक ताकतवर विकल्प बनकर बिहार में उभरी है। मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि आप अपना एक एक वोट 1 तारीख के दिन पतंग छाप के निशान पर बटन दबाइए। और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला अगर दिल्ली में ज़रूरत पड़ेगी, भारत की जनता ऐसा फैसला देगी कि तीसरी मर्तबा इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने, मैं आपको बता रहा हूं, वादा कर रहा हूं कि MIM पार्टी यकीनन पूरी कोशिश करके किसी ऐसे शख्स को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएगी जिसका ताल्लुक बीजेपी से और नरेंद्र मोदी से ना हो। हम इसका आपसे वादा कर रहे हैं। मगर याद रखिए इसका ये मतलब नहीं है कि हम इनकी गुलामी करते रहेंगे। मैं लालू यादव और उनके परिवार को अपना नेता नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि मेरा मानना यह है कि आप में उनसे ज्यादा काबिलियत है, मेरा मानना यह है कि आप में उनसे ज्यादा ताकत है, मेरा मानना यह है कि आप उनसे ज्यादा नंबर में हैं, मेरा मानना यह है कि आपकी आबादी में उनसे ज्यादा हक है। तो जब आप हर एतबार से आगे हैं, आप कब तक इनके पीछे भागेंगे? आप बताइए कि राजद ने 22 लोगों को टिकट दिया, जिसमें से सिर्फ 2 मुसलमान हैं, बल्कि 32 टिकट राजद ने अपने 22 माले और CPI के लोगों को दिया है, उसमें सिर्फ 2 मुसलमान हैं।
17% मुसलमानों की बिहार में आबादी है और 2 टिकट दिए जाते हैं और गाली किसको देते हैं? ओवैसी को और अख्तरुल ईमान को कि ये लोग वोट काटने आए हैं। अरे तुमको सिर्फ 2 नजर आए और अपने परिवार से तुमने 2-2 अपनी बेटियों को टिकट दे दिया। तुमने 2-2 अपनी बेटियों को टिकट दे दिया। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या हमारी हो सकती है? आपने अभी अख्तरुल ईमान की तकरीर में सुना कि कितनी नौकरियों से हमको हाथ धोना पड़ा। हमारी आबादी में 2 करोड़ हम आबादी में और नौकरी हमको नहीं दी जाती है। तो बताओ ये कैसे इंसाफ होगा? अगर काराकाज की जनता ये समझ रही है कि मैं सिर्फ जज्बाती नारे लगाने से मुझे इंसाफ मिल जाएगा, मैं ओवैसी के सभा में आकर ठहर कर उनकी तकरीर को सुनकर अगर चला जाऊंगा तो मुझसे इंसाफ हो जाएगा। नहीं मेरे दोस्तों, इंसाफ उस वक्त होगा मेरे भाई जब आप वोट डालेंगे मायम पार्टी को, जब आप अपनी लीडरशिप को पैदा करेंगे। ये जो लड़ाई हम और अख्तरुल ईमान और इंजीनियर आफ्ताब साहब, हैबर साहब और ददन पहलवान लड़ रहे हैं, ये लड़ाई आपके लिए लड़ रहे हैं, इन नौजवानों के लिए लड़ रहे हैं, इन मासूम बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि आने वाला कल आपका होगा। हमारी जिंदगी का भरोसा नहीं कि कब हमारी जिंदगी का शमा गुल हो जाए, मगर ये लड़ाई तुम्हारे लिए लड़ी जा रही है ताकि आने वाले कल में तुम किसी की गुलामी ना कर सको। तुम खड़े होकर नेता बनो, तुम पार्लियामेंट में जाओ, तुम बिहार की विधानसभा में जाओ और जाकर अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ो ताकि आने वाला मुस्तकबिल तुम्हारा हो सके। बल्कि मैं बिहार के उन तमाम अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, क्यों नहीं आप मुख्यमंत्री बन सकते बिहार के? आने वाले विधानसभा में हम बताएंगे इंशाअल्लाह ताला लालू को, नीतीश को, कि बिहार का मुख्यमंत्री एक मुसलमान भी बन सकता है इंशाअल्लाह ताला। हम कब तक इन लोगों की गुलामी करते रहेंगे? MY के नाम पर वोट तो हासिल कर लेते हैं, मगर बताइए आप, एक ट्रेन में रेलवे पुलिस का एक शख्स गोली मारता है ट्रेन में, तो आप देखते हैं कि मरने वाले का ताल्लुक बिहार से था। दरभंगा के बाजू मधुबनी की गांव का रहने वाला जिले का कोई राजद का नेता जाकर उस मरने वाले के घर पर जाकर उसको पुरसा नहीं देता। हम गए, हैदराबाद से गए, रहने वाला बिहार का था मगर राजस्थान में रहता था, हम वहां पर गए। बताइए आप कब तक ये नाइंसाफी का दौर चलता रहेगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये कर देंगे, हम नौकरी दे देंगे। अरे भाई, तुम नौकरी अगर दे रहे हो तो बताओ, इतनी बड़ी आबादी अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की है, हमसे इंसाफ क्यों नहीं हुआ? कितने साल हुकूमत थी अख्तर भाई राजद की? 17 साल 15 साल राजद की हुकूमत थी। 15 साल मुख्यमंत्री लालू राबड़ी, फिर उनके बेटे डिप्टी चीफ मिनिस्टर। बताइए आप कब तक ऐसा नाइंसाफी का दौर चलता रहेगा? हम आपसे अपील कर रहे हैं कि वोट एक अमानत है, उस अमानत का सही इस्तेमाल करिए। 1 तारीख को आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जब यही राजद की सरकार थी, नीतीश मुख्यमंत्री थे, तो सीवान में एक 7 साल का मासूम बच्चे का नाम क्या था? 7 साल के सीवान का 7 साल का बच्चा है, 8 दिन जेल में रहता है और 8 दिन उसकी मां जेल के बाहर खड़े रहती है कि पहले तो 7 साल के बच्चे को जेल में नहीं डाला जाता। उसकी मां रो रो कर कह रही थी कि मेरा बच्चा है, ये 18 साल का नहीं है, ये 16 साल का नहीं है, इसको छोड़ो, इसको बच्चों के घर में रखो। मगर 7 दिन तेजस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, सीवान में बच्चा जेल में रहा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, किसने आवाज उठाई? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उस बच्चे के इंसाफ के लिए आवाज उठाई। CAA का कानून जब पार्लियामेंट में मोदी की ये जालिम सरकार उठा रही थी, बना रही थी कानून, 300 बीजेपी के MP के सामने
मंजलिस के 2 एमपीओं ने 300 बीजेपी के एमपी के सामने कहा ये CAA का कानून संविधान के खिलाफ है, हम इसको नहीं मानते, ये काला कानून है। हमने उस बिल की कॉपी को मोदी और अमित शाह की आंखों के सामने फाड़ कर उसको फेंक दिया पार्लियामेंट में। बताइए, आज मोदी कहते हैं, आज बीजेपी कहती है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे, यकसा सिविल कोड लेकर आएंगे। अपने दिल पर हाथ रखो, अपने दिमागों पर जोर डालकर अपने आप से सवाल करो कि अगर कल पार्लियामेंट में यकसा सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल लाया जाएगा तो क्या राजद का माले का कोई एमपी उठकर उसकी मुखालिफत कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा। वो बोलेंगे नहीं नहीं ये छोड़ो, तुम्हारा कोई काम नहीं, हम देख लेंगे। मेरे भाई, आप ताकतवर हैं मगर आपको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने के कोड का इस्तेमाल करिए। और रहा सवाल हमारे प्रधानमंत्री का, मेरे भाई, आप और हम सब लोग अपनी अम्मा के पेट से पैदा हुए ना, आप और हम सब। अम्मा ने हमको, अल्लाह ने हमको खून के खतरे से एक लुथड़ा बनाया। 9 महीने के बाद अम्मा ने हमको पेट से निकाला, हम पैदा हुए। ये वाहिद शख्स है प्रधानमंत्री जो कह रहा है कि मैं बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ। ना हंसने की बात नहीं है, उन्होंने कहा ये बात को, उन्होंने कहा इस बात को कि मैं बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ। अब आप बताइए, 130 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है और संविधान की दफा 51 ये कहता है कि भारत के नागरिकों को अपने आप में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करना चाहिए, यानी एक साइंटिफिक सोच पैदा करनी चाहिए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ। सुनिए, अभी आपको समझाना चाह रहे हैं। 2014 में जब आए थे तो कहा था अच्छे दिन लेकर आऊंगा, कहा था ना। फिर कहा था कि भाइयों बहनों 15 लाख डालूंगा। फिर कहा था 2 करोड़ नौकरी दूंगा हर साल। 2014 हो गया, 2019 शुरू हुआ तो मोदी ने कहा मैं आपका चौकीदार, कहा था ना, मैं आपका चौकीदार हूं। फिर चुनाव हो गया तो कहा मैं आपका सेवक हूं, फिर कहा सेवक हूं। अब 24 आ गया तो कह रहे हैं कि मैं बायोलॉजिकली नहीं पैदा हुआ। अब मोदी ये कह रहे हैं कि मुझे खुदा ने, शक्ति ने किसी मकसद के लिए पैदा किया है। अब वो दिन दूर नहीं है कि नरेंद्र मोदी कह देंगे कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरी पूजा करो। आप बताइए, नरेंद्र मोदी अगर ये कह रहे हैं कि ऊपर वाला एक शक्ति, एक मकसद के तहत उनको यहां पर पैदा किया है। मोदी जी, जब कोविड के 2 वेव हुए तो बिहार के नौजवान जो मुंबई से, दिल्ली से, हैदराबाद से, बेंगलुरु से पैदल चलकर आ रहे थे, तो क्या इसीलिए ऊपर वाले ने आपको प्रधानमंत्री बनाया था कि उनको तकलीफ पहुंचाए जाए? बताओ मोदी, जब आप कह रहे हैं कि आपको ऊपर वाले ने काम के लिए रख दिया तो आपने पूरे देश को बंद कर दिया। 130 करोड़ जनता को नरेंद्र मोदी ने चंद घंटों की भी मोहलत नहीं दी और कहा कि भाइयों बहनों लॉकडाउन होगा, देश को बंद कर दिया मोदी ने। और मोदी कहते हैं कि मैं एक शक्ति है, मुझे किस खास काम के लिए भारत में यहां पर काम करने के लिए रखा गया। मोदी जी, आप अहंकार का शिकार हो चुके हैं, आप गुरूर में डूब कर बोल रहे हैं। याद रखो, भारत एक देश है और देश बड़ा है। नरेंद्र मोदी, तुम देश से बड़े कभी थे ना कभी रहोगे इंशाअल्लाह ताला। मोदी जैसे 56 लोग आके चले जाएंगे मगर भारत रहेगा इंशाअल्लाह ताला। भारत किसी एक शख्स का मोहताज कभी नहीं था। नेहरू आए, प्रधानमंत्री बने तो नेहरू ने देश परेशान नहीं किया,
देश की जनता ने नेहरू परेशान किया, उनको प्रधानमंत्री बनाया। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो इंदिरा गांधी ने देश परेशान नहीं किया, इन देश के गरीबों ने उनको प्रधानमंत्री बनाया था। राजीव गांधी बने, सब बने, मोदी भी बने तो देश के गरीबों ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। अब मोदी ये समझने लगे हैं कि मैं हूं तो भारत है, मैं नहीं है तो भारत नहीं है। मोदी जी, आप गलतफहमी का शिकार हैं। भारत बहुत बड़ा है। और मोदी जी, एक बात को सुन लीजिए, ये जमीन व आसमान को बनाने वाला खुदा है। आसमान, ये जो आसमान है मोदी जी, इसको जो शामियाना बनाने वाले का नाम खुदा है। बारिश को बरसाने वाला खुदा है, खाना खिलाने वाला खुदा है, सारी मखलूक को पैदा करने वाला खुदा है। मोदी जी, आप और हम सिर्फ एक खिलौना है खुदा के सामने। तो आप ज्यादा अहंकार में डूबकर जो मोदी जी बातें कर रहे हैं, आज उनका भाषण सुनिए आप। बिहार में मोदी, बल्कि यहीं पर काराकाट में मोदी जी ने कह दिया कि आप प्रधानमंत्री की जबान से, मोदी ने कहा कि मुजरा निकल गया। एक वजीर आजम मुजरा बोलेगा अपनी जबान से? मोदी जी, आप कैसे इस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं? मुजरा कहते हैं, मुजरा ना हो रहा है, नाच हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री हैं आप, 130 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, कुछ तो मर्यादा रखिए। आप वजीर आजम प्रधानमंत्री रहकर मुजरा कहेंगे? फिर महिलाओं का सम्मान आप कैसे करेंगे मोदी जी, बताइए आप। और देश का प्रधानमंत्री कहता है कि भारत के मुसलमान घुसपैठी है। मोदी जी, हम घुसपैठी नहीं है। याद रखो मोदी जी, जब देश की आजादी की लड़ाई बिहार में लड़ी जा रही थी उस वक्त, तो लड़ने वाले आरएसएस के लोग नहीं थे, चड्डी पहनकर फिरने वाले। लड़ने वाले हमारे बुजुर्ग थे, जो जेल की सजाओं को भुगते, अंग्रेजों की लाठियां अपने सर पर खाई, अपना सब कुछ कुर्बान किया, और आज हमको घुसपैठी कहती है। मोदी जी कहते हैं कि मुस्लिम महिला ज्यादा बच्चे पैदा करती है। मोदी जी, झूठ है ये। आपकी सरकार का डेटा कहता है कि मुस्लिम महिलाओं का TFR रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा गिरा है। और देश के प्रधानमंत्री को हम कहना चाह रहे हैं कि आप जब तक जिंदा रहेंगे और जब तक दुनिया रहेगी, आपने जो हमारी बेइज्जती की और ये कहा कि हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र निकालकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। मोदी जी, अगर इस देश में अगर कोई हिंदू बहनों के मंगलसूत्र की हिफाजत करने के लिए अगर जान के नजराने अगर कोई देता आया और देता रहेगा तो मुसलमान है। हम किसी बहन के गले से उतरा मंगलसूत्र लेने वाले नहीं हैं। मोदी जी, क्या हमारी गीरत नहीं है? क्या हम में हमियत नहीं है? कि हम में इज्जत नफ्स नहीं है? कि कैसे तुमने हमारी बेइज्जती करने के लिए इस तरह की बकवास की? देश की जनता देख रही है, देश का वो तमाम नौजवान देख रहा है कि देश का प्रधानमंत्री क्या क्या बोले जा रहे हैं, और बार बार बोल रहे हैं कि मैं आरक्षण ले लूंगा। याद रखो, बिहार के युवाओं को मैं पैगाम दे रहा हूं, जिस तरह मोदी ने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में अग्निवीर की स्कीम को लाए, जिसमें लाकर मोदी ने कहा कि सिर्फ 4 साल की नौकरी रहेगी, उसके बाद तुमको छोड़ना पड़ेगा भारत की आर्मी को, नेवी को और एयरफोर्स को, और तुमको सिर्फ 10 लाख या कुछ पैसे दे दिए जाएंगे। वो नौजवान जो देश की आर्मी और एयरफोर्स में जाना अपने गांव के लिए एक बाइज़ इज्जत और फख्र महसूस करता था, मोदी ने उसको 4 साल कर दिए। सुनो बिहार के नौजवानों, सुनो उत्तर प्रदेश के युवाओं, सुनो भारत के युवाओं, अगर तीसरी मर्तबा मोदी देश का प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो CRPF में, BSF में, रेलवे पुलिस में, ITBP में, SSSB में
ये वही स्कीम को लागू करेंगे जब देश की आर्मी में 4 साल मोदी ने ला लिए। तो क्या चीज रोक सकती है मोदी को कि युवाओं से कह दो कि सीआरपीएफ में तुम जाना चाहते हो, तुम बीएसएफ में जाना चाहते हो, एसएसबी में जाना चाहते हो, रेलवे पुलिस में जाना चाहते हो, तो तुमको सिर्फ 4 साल की नौकरी मिलेगी, उसके बाद पेंशन नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर तुम बीमार पड़ोगे तो गवर्नमेंट के खर्चे पर इलाज नहीं होगा। तुम्हारे रिटायरमेंट के बाद तुम्हारे बच्चों की शिक्षा का इंतजाम नहीं होगा। इसीलिए नौजवानों, युवाओं, मैं तुमसे अपील कर रहा हूं कि देख समझ कर अपने वोट का इस्तेमाल करो। अगर तुम बीजेपी का साथ दोगे तो तुम अपनी बर्बादी को दावत दे रहे हो। नौजवानों, अगर दोबारा तीसरी मर्तबा देश का प्रधानमंत्री मोदी बनेगा तो नौजवानों, तुम्हारा मुस्तकबिल खराब हो जाएगा, तुम्हारा कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। क्या होगा देश में कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर लड़ाया जाए, मस्जिद और मंदिर के नाम पर लड़ाया जाए और बीजेपी उस पर अपनी रोटी सेकते रहेगी और सत्ता को हासिल करते रहेगी। इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा हिंदू मुसलमान नफरत से ज्यादा बेरोजगारी का है, महंगाई का है। बताओ क्या हो रहा है? ना रोजगार है, ना महंगाई कम हो रही है। और मोदी जी से आप बोलेंगे तो मोदी जी बोले, अगर आप जाकर पूछेंगे बीजेपी आरएसएस मोदी से कि ओवैसी ने अपने भाषण में कहा कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, तो मोदी बोलेंगे वो लाख डाल देंगे, लाख डाल देंगे, उसको लाख डाल देंगे। मोदी जी, आपने 500 रुपए की नोट, 1000 रुपए की नोट जो गायब कर दी आपने, उसमें कई छोटे छोटे कारखाने हमेशा के लिए बंद हो गए, फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, मगर मोदी को उसकी लाख डालने की फिक्र नहीं है। मगर मोदी जी सत्ता में आने के लिए नौजवानों को ये पैगाम दे रहे हैं। तो मेरी आपसे अपील है कि आप 1 तारीख के दिन सुबह के वक्त में निकलकर अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए। यकीनन गर्मी बहुत रहेगी, यकीनन गर्मी बहुत है, मगर मैं अपने बुजुर्गों से, हमारी माँ और बहनों से कहना चाहूँगा, ये गर्मा का मौसम है, 1 महीने के अंदर बारिश शुरू हो जाएगी तो गर्मी के मौसम में कमी आएगी। मगर अगर हमारे इस देश में जो गर्मी है वो नफरत की गर्मी कैसे ख़त्म होगी, बेरोजगारी की गर्मी कैसे ख़त्म होगी, महंगाई की गर्मी कैसे ख़त्म होगी? जो हमारे बुजुर्गों की आंख में आंसू हैं, हमारी माएँ परेशान है अपने बच्चे और बेटियों के मुस्तकबिल को सोच सोच कर। तो मैं आपको पैगाम यही देने आया हूँ कि इस मौसम की गर्मी को मत देखिए। इस देश की नफरत की गर्मी को ख़त्म करने के लिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि 1 तारीख के दिन आप काराकाट से और बक्सर से हमारे उम्मीदवारों को कामयाब करिए, पतंग छाप पर बटन दबाइए और इंशाअल्लाह ताला पाटलिपुत्रा से भी, क्या नाम है, जनाब फारूक रजा साहब को भी कामयाब करिए। लालू जी, आपने वीडियो बनाया था ना 26 तारीख को, हम कल जा रहे हैं पाटलिपुत्रा को। और लालू जी याद रखिए, हम आपका कर्जा नहीं रखेंगे बाकी इंशाअल्लाह ताला। बहुत कर्जे आपके हम पर हैं लालू जी, तेजस्वी तुम्हारे भी बहुत कर्जे हम पर हैं। 4 तुमने हमारे विधायक को खरीद लिया, अभी तो कर्जा उतारेंगे तेजस्वी, बहुत दर्द होगा तुमको, बहुत दर्द होगा। तुमने हमारे 4 विधायकों को, उन जमीर बेचने वालों को तुमने खरीद लिया था ना। अब हम तुमको बताएंगे कैसा काम होता है। आपसे हम एक ही अपील कर रहे हैं कि आप किसी की गुलामी मत करिए। आपके इस काराकाट में कालीन बनता है, आप कालीन को बनाइए, बिछाने का काम किसी के लिए हरगिज मत करिए। कालीन बनाओ आप, अल्लाह ने आपके हाथ में फन दिया है। आपको अल्लाह ने हाथ में फन इसलिए नहीं दिया कि तुम गैरों के लिए कालीन बिछाओ, अरे अपनों के लिए कालीन बनाओ, ताकि आने वाले उसका दिन में तुम्हारी औलाद आराम से उस कालीन पर बैठ सके, इज्जत से बैठ सके। मेरी आपसे अपील है
कि हमारी बहन प्रियंका के हक़ में 1 तारीख को 1 जून को पतंग छाप पर बटन दबाकर उनको अपना नया MP बनाइए। ददन पहलवान को बक्सर से, ये सेकुलर आदमी है, ये बड़ा अटल आदमी है, ज़िद्दी आदमी है, ये अपने उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला है। तो यही चंद गुजारिशात हम आपको बोलने आए हैं, आपसे रखने आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इन बातों पर गौर करके अपना एक वोट का इस्तेमाल पतंग छाप के हक़ में करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।